स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डे टू डे लाइफ में सबको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचने वाला कुछ एडवांस रकम लेकर रजिस्ट्री करने से मना कर दे तो आप अपने कब्जे को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी भी अगर एक व्यक्ति ने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तहत अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का फैसला किया है। अब दूसरे व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एडवांस रकम पहले व्यक्ति को दे दी और उसके बाद हुआ क्या कि पहले व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का कब्जा दूसरे व्यक्ति को दे दिया। इसी बीच पहले व्यक्ति को एक ऐसा तीसरा व्यक्ति मिल जाता है जो कि उस प्रॉपर्टी की ज़्यादा कीमत देने को तैयार है। तो इसी वजह से अब समय आने पर जो पहला व्यक्ति था उसने दूसरे व्यक्ति के फेवर में रजिस्ट्री करने से मना कर देता है और दूसरे व्यक्ति से कब्जा वापस लेने के लिए कोर्ट में केस भी डाल देता है, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति से कब्जा वापस लेने के लिए भी केस डाल देता है। तो प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में ऐसी समस्याएं जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी देखने को मिलती हैं डे टू डे लाइफ में। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के फेवर में रजिस्ट्री कराने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी चुका होता है और जो दूसरा व्यक्ति पर कब्जा वापस लेने के लिए भी केस डाल दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो के हेल्प से हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जो दूसरा व्यक्ति है अपने कब्जे को कैसे लीगली तरीके से बचा सकता है। तो उसी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि इंडियन लॉ के मैनेजमेंट में प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में बांटता है। पहला है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम चल और अचल संपत्ति भी कहते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इंडियन लॉ को सबसे एक पुराना कानूनों में से एक है, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉ होते हैं, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होते हैं उस पे ये एक्सप्लोर करता है। और जो भी आपके सक्सेशन एक्ट या सक्सेशन लॉ की अगर हम बात करें उसके साथ ही ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी चलता रहता है। तो अपनी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की अगर कोई भी प्लान बनाने वालों के लिए इस एक्ट की प्रमुख मेन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लोगों और कंपनियों के द्वारा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर पर लागू होता है। और दूसरा ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है ये लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों से भी जुड़ा होता है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर आप सेल करते हैं, लीज करते हैं, या फिर हम मोर्टगेज रखते हैं किसी चीज़ को, या एक्सचेंज, गिफ्ट, ऑक्शन, ये सब जो जुड़े आपके मामले होते हैं वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है और यही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इस पर लागू होता है। इसकी दूसरी मेन बात है कि कानून के तहत अगर हम बात करें कि आप अपने आप होने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों में यह कानून लागू नहीं होता है, यानी कि जो सक्सेशन एक्ट से अगर ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी तो उस पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें कि आपको विल के थ्रू मिली है, या बीइंग अ लीगल एयर, या फिर आप इंसॉल्वेंट हो गए, या किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के जरिए अगर कोई ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होता है। तो इसी से जुड़ा एक आज का जो हमारा मेन पार्ट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि आंशिक पालन का सिद्धांत। ये हमारी आज का वीडियो का मेन सबसे कंसेप्ट है। तो इस डॉक्ट्रिन का जो हमारा मेन मतलब है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के उसको कंप्लीशन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसके जो भी इसमें टर्म्स कंडीशन थी उनको फुलफिल करने के लिए कुछ टर्म्स को पूरा करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन करनी है, तो उसको अगर आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है तो उसको पूरा करने के लिए आपके सेकंड पार्टी के पास कुछ राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट में, जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी वस्तु के खरीद बिक्री के लिए अगर एग्रीमेंट होता है उसमें भी कुछ अधिकार जो है वो सेकंड पार्टी पे भी क्रिएट हो जाते हैं। और जबकि एग्रीमेंट का पूरी तरह पालन हो जाएगा तो उसके बाद ही उसके लिए कोई कार्य किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में होता क्या है कि जो एग्रीमेंट के मतलब पार्ट परफॉर्मेंस से भी कुछ राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसी से जुड़ा ये जो डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस का, इसका जन्म तो देखो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 1929 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 में इसका कुछ अमेंडमेंट करके इसमें सेक्शन 53A ऐड कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन जो 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। अब इसी से जुड़े हम कुछ शर्तें देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्यों लागू होता है। तो सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कुछ इसमें शर्तें हैं। जैसे अगर हम पहली शर्त की बात करें कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि लीगली रूप से वैलिड होना चाहिए, और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो वेरी बिगिनिंग, यानी कि जो शुरू से ही वॉइड होते हैं, जिसको हम शून्य कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं हो सकते।
और दूसरा है जैसे कि हम देखें जी कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि कोई भी जो एग्रीमेंट है अगर बिना कंसिडरेशन के किया गया है तो वो एक वॉइड होगा। उसी तरह से उसको हम शून्य कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा मेन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न और साइंड होना चाहिए और किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए ही होना चाहिए, यानी कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो बात करता है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, मूवेबल प्रॉपर्टीज को इसमें कवर अप नहीं किया जा सकता। और इसमें सेकंड पार्टी के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कार्य किया जाना चाहिए, यानी कि उसको कोई ड्यूटी होनी चाहिए सेकंड पार्टी की कि जिस वजह से उस एग्रीमेंट को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। फोर्थ पॉइंट है कि जो सेकंड पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो भी उसने एडमिट की थी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसका पालन करना जरूरी है। यानी कि या तो जो सेकंड पार्टी है जिसने केस डाला है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का, तो या तो वो अपनी जो बातें थी अपनी साइड से काम कर चुकी है, अगर उसने पेमेंट करनी थी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तो वो कर चुकी है या फिर करने के लिए तैयार है। तो यानी कि दूसरी पार्टी की जो अपने टर्म्स को फुलफिल करने का ऑब्लिगेशंस रेडी होना चाहिए। अब इसमें बात करें कि इस डॉक्ट्रिन को कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिनके फेवर में प्रॉपर्टी का इफेक्टिव ट्रांसफर होना है और उन्हें प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बचाता है। देखो जब दूसरी पार्टी किसी भी रिटर्न एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट पेमेंट करती है करके कब्जा ले लेती है और आगे जो भी है पेमेंट का भुगतान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन देखो पहली पार्टी ने क्या किया कि रजिस्ट्री कराने से मुकर जाती है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी पर कब्जा बरकरार रखने का राइट देती है। इसका मतलब है कि कब्जे के केस या फिर उसको इजेक्ट करने के लिए वहां से केस के द्वारा दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता। और इसमें अगर बात करें अगर आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर इन सिचुएशंस में के हिसाब से अगर किसी भी प्रॉपर्टी से निकालने पर केस डाल देता है तो आप अपनी जो रिप्लाई में इस डॉक्ट्रिन को इंक्लूड कर सकते हैं और इस सेक्शन 53A के अकॉर्डिंग के हेल्प लेकर आप अपना डिफेंस उठा सकते हैं और इससे डेफिनेटली आपको कोर्ट के फेवर में आपके केस आ जाएगा। और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको अपने कब्जे से नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल ध्यान देना जरूरी है। और अपने जवाब में यानी कि अपने रिप्लाई के साथ अपना रिटन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी आप और जो पार्ट पेमेंट का जो प्रूफ है उसको भी आप जरूर साथ में लगाएं। तो ये तो था सिर्फ डॉक्ट्रिन जो पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बात करती है। अगर इसमें देखो पर्सनल सजेशंस हमारी ये हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसमें लेन देन के जो सारे मामले हैं वो पक्के कागजों पर ही और रिटर्न रूप में होने चाहिए, ताकि ऐसा है कि अगर कोर्ट में अगर ऐसा होने लग जाए कि अगर हर काम अगर रिटर्न में होना हो अगर सेल का, तो कोर्ट में कितने केस कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि थोड़े से फायदे के लिए और जल्दबाजी करके इस चीज़ को आपको फिर बाद में बहुत बड़ा फेस करना पड़ सकता है। तो इस डॉक्ट्रिन का जो प्रॉफिट है लाभ है वो केवल वही व्यक्ति ले सकते हैं जिसने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट किया हो। यानी कि अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप इस डॉक्ट्रिन का इस सेक्शन का 53A का हेल्प नहीं ले सकते। और उसमें ध्यान देना यह भी जरूरी है कि इस डॉक्ट्रिन का जो लाभ है आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी का पोसेशन भी होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा इस डॉक्ट्रिन का जो है वो प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको उस कब्जे से आपको निकाला ना जा सके उस प्रॉपर्टी जिस पे आप रह रहे हैं, लेकिन कब्जा लेने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि आप उस पर अगर कब्जे में है तभी सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी से कब्जा लेने के लिए हेल्प नहीं ले सकते। और कब्जा लेने के लिए कब्जे वाला केस डालना होता है, यानी कि वो एक अलग से केस होता है। और थर्ड मेन पॉइंट है कि हमने इस डॉक्ट्रिन की प्रॉपर्टी की जो भी है कैसे खरीदें उसको कैसे डॉक्यूमेंट्स करें वो इसमें देखा है, लेकिन इस डॉक्ट्रिन का जो इस्तेमाल है वो लीज मॉर्टगेज जैसे केसों में भी किया जा सकता है। तो अगर इस डॉक्ट्रिन के जरूरी इफेक्टिव उसमें एलिमेंट्स हों तो इसके लिए आपको लीज मॉर्टगेज में भी इस सेक्शन को डॉक्ट्रिन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी है कि अगर कोई भी आप अगर बेनामा देकर या कुछ अपना पैसा देकर आपको कब्जा आपसे छीना जा रहा है तो आप कैसे सेक्शन 53A की हेल्प से डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से अपना कब्जा किसी भी डीलर या किसी भी फ्रॉड से वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो इफेक्टिव लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है। और जैसे कि आज तक इतना सपोर्ट आपसे मिला है और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।